प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कह दो कैपेसिटेंस, मतलब हर की कुछ न कुछ चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन ख़ास बात है कैपेसिटी जिसको स्टोर कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर, आसपास के मीडियम पर। और हमारे सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक कैपेसिटी के रूप में है अर्थ। उससे बड़ा कोई कंडक्टर नहीं है। अर्थ पे इतनी बिजलियाँ गिरी, आज तक उसने ऑफ किया क्या? चार्ज को लेती चली गई। इसलिए हम अर्थ की इफेक्टिव कैपेसिटी मान सकते हैं क्या है? इनफाइनाइट। लेकिन वास्तव में अर्थ की डायमेंशन को देखा जाए तो रेडियस फाइनाइट है, शेप उसका स्फेरिकल है, माना गया है। तो उसके हिसाब से उसका एक स्पेसिकल, अगर हम बोलें कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो एज ए स्फेरिकल कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू आती है 712 माइक्रोफैरेड। अब जरा सोचिए 712 माइक्रोफैरेड, वो भी माइक्रो में 10 के -6, और जहाँ उसकी बोल रहे इफेक्टिव इनफाइनाइट कैपेसिटी है। इसका मतलब ये फैरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती, इसलिए माइक्रो में लेके चलते हैं, पीको में लेके चलते हैं। तो कैलकुलेशन में उसका ध्यान रखना। और यहाँ पे अर्थ से बड़ा कोई कंडक्टर नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो बेसिक फॉर्मूला Q = CV है, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है? इनफाइनाइट। तो V क्या हो गया? Q/C। C इनफाइनाइट तो V क्या हो गया? 0। इसलिए अर्थ को हमेशा हम 0 मान सकते हैं पोटेंशियल पर। जब भी अर्थिंग करेंगे वहाँ पे हो जाएगा 0 पोटेंशियल। जब सर्किट में जाओगे तो जहाँ अर्थिंग होगी वहाँ पे आप 0 वोल्ट मान सकते हैं। ठीक है, जरा इसको हल्का सा एक ग्लांस रिवीजन करते हैं, फिर देखते हैं इसके वास्तव में इस बार आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जरा देखिए, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, 21 में 2, 22 में 1, 23 में 1। लेकिन इस बार आपके 2024 में उम्मीद कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, तो मैं आपसे कह सकता हूँ उसमें लगभग आपके 5 क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं इलेक्ट्रिसिटी में, 4 बोले हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स में, और 2 बोल रहा हूँ यहाँ पे कैपेसिटर और कैपेसिटी के अंदर। इसका 11 क्वेश्चन आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। जरा हल्का सा ग्लांस रिवीजन करें। Q = CV आपका वही फॉर्मूला जैसे वहाँ V = IR चलता है, यहाँ पे Q = CV चलता है। बस फास्ट रिवीजन करना है। सीरीज पैरेलल क्या है? जहाँ सीरीज Q सेम होगा, जहाँ पैरेलल में V सेम होगा। और अपन आराम से इस फॉर्मूले घुमा के कर सकते हैं। किसी भी जगह मेन लाइन से स्टार्ट करेंगे जहाँ कोई सेल बैटरी है, और चलेंगे जहाँ जंक्शन आएगा, देख लेंगे जंक्शन के बाद लाइन अगर पैरेलल में है तो वहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाएगा। जब उसके अंदर सीरीज में चलेंगे तो वहाँ पे चार्ज सेम चलेगा। और इसके हेल्प से हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ बातें रिकॉल करो, देख के पिक्चर आपको ध्यान आ रही होगी। अरे जो मैंने आपसे बात बोली, अर्थ तो अपने आप से इफेक्टिव उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, लेकिन वास्तव में एज ए रेडियस, जो उसकी रेडियस है उसके हिसाब से उसकी फाइनाइट 712 माइक्रोफैरेड है। इसलिए अगर यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटेंस की बात करूँ तो इसका बेसिक फॉर्मूला 4πε0R। और अगर बोले कैपेसिटर है तो थ्योरी के हिसाब से इसकी दूसरी प्लेट, स्फेरिकल प्लेट है अर्थ। या तो उसको मान लो इनफाइनाइट पर, या मान लो उसको अर्थ। या तो इसकी दूसरी स्फेरिकल प्लेट इनफाइनाइट पर है, या कह दीजिए इसकी दूसरी प्लेट अर्थ है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, ये 2 फॉर्मूले, ये जनरल केस बाहर वाले को अर्थिंग देते हैं, ये स्पेशल केस अंदर वाले को अर्थिंग देते हैं। देख सकते हो कि B की वैल्यू इससे ज़्यादा है, ये आउटर रेडियस है, बड़े कह दीजिए स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है। इसका मतलब ये वैल्यू नो डाउट इससे ज़्यादा है। यहाँ पर ये देख रहे हो कि कैपेसिटी, क्योंकि B² है और यहाँ पे AB है, नीचे सेम है B-A। अगर आप इसको कंपेयर करो, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इस कंडीशन पर आ जाओ, अगर सेम चार्ज दें, कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, अगर हम उसको सेम चार्ज दें तो स्टोर्ड एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? तो Q² एनर्जी फॉर्मूला होता है, दिख भी रहा है आपको, याद आ रहा होगा। स्टोर्ड एनर्जी किसी भी स्फेरिकल कह दीजिए कंडक्टर के लिए, या किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, किसी भी कैपेसिटर के लिए जहाँ C उसको बता रहा है, और C का हम जानते हैं एक्सप्रेशन। यहाँ पे C की वैल्यू इस फॉर्म में दिख रही है, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है। इसका मतलब अगर चार्ज की वैल्यू सेम रखेंगे तो जिसकी C कम होगा उसमें स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मैं दोनों को बराबर वोल्टेज दे दूँ, जब V सेम कर दिया तो 1/2 CV² यूज़ करूँगा। जो चीज़ कॉमन है उसको फॉर्मूले में ले आओ ताकि प्रोपोर्शनल दिख जाए। अब जिसकी C ज़्यादा उसका U भी ज़्यादा। तो क्वेश्चन को वो ध्यान से करके आराम से समझ के जवाब दे सकते हैं। इन दोनों का कभी भी आपसे रेशियो पूछा जाए, आप बना लेना यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे देखते हैं। स्टोर्ड एनर्जी 3 फॉर्मूले, 1/2 CV², Q²/2CV, 2C और QV/2। Q = CV को यूज़ करके इन सबको बनाया गया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें खास 5 पैरामीटर Q, V, E, C, U, ये 5 पंच तत्व हैं। Q चार्ज, जो हमेशा दोनों प्लेट के अंदर होता है,
प्लेट के सरफेस पर इनसाइड पर होता है, न्यूमेरिकली बराबर होता है, साइन में ऑपोजिट होता है। उसके बाद V दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हाई पोटेंशियल दूसरी लो पोटेंशियल। जब भी दोनों को जोड़ दो डिस्चार्ज जो है कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। इसके बाद E दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा। तीसरा E के बाद आता है आपका C कैपेसिटी, वो डिपेंड करता है कि आपने दोनों प्लेट के बीच में सिंपल एयर है तो एयर कैपेसिटर, पूरा डाइलेक्ट्रिक तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, और पार्शली आपने उसको डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो वो आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो अगर अपन देखें तो ये फॉर्मूला ये कई बार काम आता है। और जनरली पीपीसी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फॉर्मूला आपका कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, जब चाहो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप T इज इक्वल टू यहाँ पे D कर दो तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये D हो जाएगा, और इसको K के आप कर दोगे 1 तो ये एयर बन जाएगा, और K रहने दोगे तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बन जाएगा, जब पूरा वो प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया। अब जब सीरीज पैरेलल की बात है तो यहां बस ध्यान रखना क्वेश्चन कैपेसिटर का है कि रेजिस्टेंस का है, वो गलती हो जाती है। बाकी बस जहां पर आपका ये 1 चलता है उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस में पैरेलल और कैपेसिटर में सीरीज। यहाँ पैरेलल बहुत आसान है, C1 + C2। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आया है आपके लिए, अगर जो दो प्लेट हैं उनके बीच के स्पेस को दो डाइलेक्ट्रिक से सीरीज फॉर्म में भरें कि पैरेलल फॉर्म में भरें। सीरीज का मतलब हम सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं, और अगर हम पैरेलल का मतलब एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। जब एरिया को डिवाइड करेंगे तो पैरेलल में दो बनेंगे कैपेसिटर, उस केस में पैरेलल इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, अरिथमेटिकल मीन ऑफ K1 एंड K2, K1 + K2/2। और अगर उसमें हम गैप को सेपरेशन को डिवाइड कर रहे डाइलेक्ट्रिक से, जहाँ उनके कांस्टेंट K1 K2 हैं, तो उस केस में क्या होगा, मैथ्स की लैंग्वेज में K1 K2 का हार्मोनिक मीन, और अपने मेडिकल के हिसाब से बोलो 2K1 K2 K1 + K2। डायरेक्ट आपको इसको MTR रखना है, यानी कि मेमोरी टिप रिजल्ट, सीधा क्वेश्चन आएगा, कभी भी सेकंड्स में हो जाना चाहिए। अब आता है कि आपके अगर ये चीज़ कॉमन है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एज ए हम चार्ज के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात कर रहा हूँ कि आपके पास दो मान लीजिए अलग अलग चार्ज कैपेसिटर है, पीपीसी बोलूँगा शॉर्ट में, इसका मतलब मान के चलो कैपेसिटर का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। C1V1 C2V2 याद आ रहा होगा, दोनों का आपने प्लस प्लस से जोड़ दिया, कॉमन वोल्टेज आ गया, ये हो गया। अगर उल्टा जोड़ दिया तो माइनस आ गया, और अगर दोनों बराबर हो गए तो ऊपर 0 हो गया। तो कभी कंडीशन आ जाए कि इसको 0 करना है तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो C1V1 = C2V2। अगर V1V2 दे दिया तो C1 C2 का रेशियो पूछ सकते हो, वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं। और नीचे इनके कैपेसिटी का सम। इसके बाद शुरू में यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी थी, जो 5 एलिमेंट है इसके भी 5 एलिमेंट है, Q V E C U, इसके भी Q V E C U, हर को 1 1, इधर हर को 2 2 बोल दीजिए। जब इसको अपन ने ऐसे सिंपल बोल दिया कि कनेक्ट कर दिया, तो मान के चलेंगे हम इनको प्लस को प्लस से जोड़ रहे हैं ताकि यहाँ प्लस साइन हो, यहाँ से VC आ जाए। इसके बाद शुरू में एनर्जी इसकी है, इसकी एनर्जी है, आपको मालूम है बेसिक फार्मूला। अगर इसमें एनर्जी लॉस होता है, जो कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस रखता है उसके अक्रॉस हीट डिसिपेशन होता है, तो एनर्जी लॉस कितना, नो डाउट आपके पास जो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आता है C1 C2/2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना V1 - V2 का होल स्क्वायर ही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस क्या होगा, तो मान लो इनिशियल आपके पास ये था, तो 1/2 C1V1² से डिवाइड कर दो। जरा देखना 1/2 C1V1² से डिवाइड करूंगा तो C1/2 से C1/2 कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा ऊपर जो दिख रहा है V1 - V2 होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा इसका V1²। अब केवल ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान कर लिया तो आपका जो क्वेश्चन वास्तव में 5-6 स्टेप में होता है, वो केवल डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के देखिए डायग्राम में C1 C2 V1 V2 क्या देखें, मालूम पड़ा कि आपका शुरू में अनचार्ज था और ये चार्ज था, तो V2 क्या हो गया 0, V2 क्या हो गया 0, यहाँ क्या रह गया V1², नीचे भी क्या था V1², उससे क्या हो गया कैंसिल, रह गया C2/C1 + C2। यानी फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस बाद वाला जो कैपेसिटर अनचार्ज था उसकी कैपेसिटी C2/ दोनों का सम C1 + C2, और जब कहो इंटू 100 कर दो आ जाएगा परसेंटेज। ये अपनी बेसिक बात है, इसके अंदर भी वही तरीका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से आप आराम से बाद में चार्ज निकाल सकते हो, नो डाउट। जब भी ये चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, एक प्रोसेस के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, चार्ज का फ्लो खत्म हो जाएगा, कब, जब दोनों पे हो जाएगा सेम पोटेंशियल। वही कंसेप्ट यहाँ पे होता है, कॉमन पोटेंशियल, वहाँ उसको वोल्टेज बोलते हैं, यहाँ पोटेंशियल बोलते हैं। क्यू के जो पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका जब भी क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन आपके लिए ABCD फॉर्म में कंसेप्चुअल नेचर का हो,
या कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, कोई रेशियो फॉर्म में हो, ये देखो कि जो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं उसके लिए बैटरी क्या बोली है। अगर कैपेसिटर को चार्ज के साथ बोला है और बैटरी के लिए कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बैटरी चार्ज करके जा चुकी है। वापस ध्यान से सुनना, बोल रहा हूं, अगर बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, इसका मतलब बैटरी चार्ज करके जा चुकी, यानी कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा उस कैपेसिटर पे, कांस्टेंट रहेगा। और अगर बोले बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इसका मतलब दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज पीडी कांस्टेंट रहेगा। फिर वो Q इजिकल टू CV और QAQ के 5 जो पैरामीटर हैं, और C किस किस पर डिपेंड करता है उसको हम जब देखेंगे तो आराम से कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टार कर रखी है QAQ सेक्शन के लिए। वापस देखना, QAQ चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटी, स्टोर्ड एनर्जी। कि एनर्जी स्टोर कहाँ रहती है, दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसमें स्टोर होती है। हम जब चाहें तो उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके A/A × D कर दें तो आपके पास आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। फिलहाल अभी हम केवल कनेक्शन ले रहे हैं हमारे छोटे छोटे से टीनी कंसेप्ट्स का। बैटरी डिस्कनेक्टेड यानी कि चार्ज कांस्टेंट, कुछ नहीं बोले तो भी चार्ज कांस्टेंट, और बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो V सेम। इसके बाद कैपेसिटर के जो QAQ हैं उसमें आप देख सकते हो जो भी चेंज करेंगे वो करेंगे, कोई ना कोई पैरामीटर लाएंगे जिससे कैपेसिटी चेंज होती है। बोलेंगे डिस्टेंस को कुछ बढ़ा दिया, या फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया, या ओवरलैपिंग एरिया को चेंज कर दिया। वो तो बेसिक फार्मूला जो आपका एप्सिलॉन 0 A/D है, और डाइलेक्ट्रिक को ले लो तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D है। उससे आप पहले देखोगे कैपेसिटी क्या हुई, उसके बाद यहाँ आ जाओगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, दिख जाएगा, बहुत सिंपल तरीका। क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चंस में क्वेश्चन छुपे होते हैं। एक चीज़ के लिए आपके 5 पैरामीटर है, हो सकता है एग्जाम में एक ही चीज़ आए। अभी आप कोई क्वेश्चन करें एक ही चीज़ पूछे, लेकिन अपन उसको प्रैक्टिस के लिए कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही कि क्या होती कांस्टेंट, उसको हम कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लास्ट में आता है जो भी हमारा कैपेसिटर है उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। वैसे रिलेशन जैसा वहाँ चलता था RLD सर्किट में करंट का ग्रोथ और करंट का डिके, यहाँ भी ऐसे ही चार्जिंग के अंदर चार्जिंग कैसा एक्सपोनेंशियल, 1 - e की पावर आ जाए यानी कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल, और केवल e की पावर आ जाए यानी कि डिके एक्सपोनेंशियल। और जहाँ पे 1 - e आता है इसका मतलब जहाँ पे अपन टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं वहाँ चलता है L/R, यहाँ चलता है RC। टाइम कांस्टेंट यानी कि कोई ना कोई टाइम। अब अपने लिए दोनों ग्राफ से हम कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लो मैं आपसे करूँ एक हो रहा है कैपेसिटर R से डिस्चार्ज हो रहा है, एक और R1 लिया, एक R2 लिया, एक R3 लिया, उसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया। अब देख सकते हो वो तो C तो वही है क्योंकि कैपेसिटर वही है, जिसका R ज़्यादा होगा उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। ये हाफ लाइफ है RC ln2 यानी कि log2 ऑन द बेस नेचुरल E। C वही है, ln2 फैक्टर है जिसका कह दीजिए हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, इसकी R भी ज़्यादा होगा। हाफ लाइफ और टाइम कांस्टेंट का मतलब टाइम एक्सिस पर। अगर मैं बोलूँ हाफ लाइफ का मतलब क्या, जिसमें चार्ज इनिशियल का Q0/2 रह जाए। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या, जिसमें चार्ज पहले का 37% रह जाए। लेकिन अभी तो हम हाफ लाइफ की बात बोले ज़्यादा आसान होगा। हाफ लाइफ मतलब 50%, तो Q0/2 पर अगर एक मैं लाइन खींचूंगा तो जितना दूर ग्राफ होगा यानी जिसका जितना ज़्यादा हाफ लाइफ होगा, जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी उसका R क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो जितना पास होगा हाफ लाइफ कम होगी उसका R क्या होगा, कम होगा। तो अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इनको अपन जब सर्किट में ले जाते हैं तो जिस भी जगह कैपेसिटर लगा होता है, नेचर दिख रहा है, इसका नेचर और L का नेचर उल्टा है। T = 0 पर कैपेसिटर एक जीरो रेजिस्टेंस देता है। T = 0 यानी RC = 0, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर फॉर दैट लाइन 0। और जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो कहते हो उस लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब वो पार्ट जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है एक ओपन पार्ट की तरह बिहेव करेगा, और जहाँ ओपन पार्ट होगा वहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं, वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये हमको ध्यान रखना है। इस बेसिक बात से हम कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखेंगे जब वो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो फिर आ जाएगा Q = CV। पूछेंगे उस पर चार्ज कितना है, उस पर वोल्टेज कितना है। C तो उसका वही रहेगा। मैंने शुरू में कहा था कैपेसिटेंस हो या कैपेसिटर हो, इसकी जो कैपेसिटी C है वो कभी चार्ज कितना दे दिया, डिस्चार्ज कर दिया कि चार्ज कर दिया, चार्ज लगातार हो रहा है कि चार्ज के साथ डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज की वैल्यू कुछ भी होती रहे, उसकी कैपेसिटी कभी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, उसकी कैपेसिटी कभी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, बैटरी के सेल पे डिपेंड नहीं करती, केवल बैटरी EMF पे डिपेंड नहीं करती, केवल डिपेंड करती उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स और उसके जो भी सराउंडिंग मीडियम है उस पर, और जो दो प्लेट होंगी तो उनके बीच के मीडियम पर।
चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड। बस खटाक से आप तो बस पीपीसी बोला, एप्सिलॉन 0 डायरेक्ट देख लेंगे भैया, डी एरिया ऊपर होता है, डी नीचे होता है। डिस्टेंस डबल करी, ये डबल, और एरिया हाफ किया, आधा, 2 2 4 नीचे आ गया, यानी कैपेसिटी पहले की C/4 हो गई। ऐसे करना है, ये नहीं कि एक सी पहले लिख रहे हैं कितना था, एप्सिलॉन 0 A/D, अब लिख रहे हैं सी कितना होगा, एप्सिलॉन 0, इसको कर दिया A/2, इसको कर दिया 2D, फिर इसको लिखा 1/4, फिर लिखा एप्सिलॉन 0 A/D, फिर बोले ये सी है, यानी कि C'(C/4 हो गया। इतना टाइम नहीं लगाना, ना ना ना। हमें टाइम भी सेव करना है, हमें रफ स्पेस भी सेव करनी है, इसलिए स्मार्ट बनी है। केवल देखिए पैरामीटर, ए को आधा किया, नीचे 1/2 हुआ, डी को डबल किया, नीचे को 2 हुआ, 2 to 4, यानी कि 1/4 मल्टीपल ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी कि C/4। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, दिल मांगे मोर। द फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PPC, इसका जो फोर्स है, नो डाउट सीधे आप कह सकते हैं फोर्स क्या होगा, Q × E, शुरू से बोलते आ रहे हो। और E का मतलब क्या, एक का दूसरे पे जो लगता है σ/2 एप्सिलॉन 0, बाद में फॉर्मूला बन जाएगा। और सिग्मा को लिख सकते हो Q/A, और नीचे 1/2 एप्सिलॉन 0। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो ऐसे बना भी सकते हो। अब आप देख सकते हो जो आइसोलेटेड है उसका चार्ज कांस्टेंट, A कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, इसका अलग कहीं पे भी D नहीं आ रहा है, यानी वास्तव में फोर्स प्लेट के बीच का जो सेपरेशन उस पर डिपेंड नहीं करता है। बात इंपॉर्टेंट, इस फोर्स को आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला मालूम हो तो आप ये भी कह सकते हो, दूसरा तरीका, अदर मेथड 2 कह दीजिए U/D, और आप इसको 1/D, और इसको चाहो तो आराम से Q²/2C, और C को लिख दो, एनर्जी क्या होती है, Q²/2C, इधर C को लिख दो एप्सिलॉन 0 A/D, ऊपर चला गया D से जी कैंसिल, और आ गया Q²/2 एप्सिलॉन 0A, वही आ गया जो मैंने बनाया था। सेम क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मेरा जवाब यहीं से हो गया है, डिले नहीं, नो, प्रोपोर्शनल टू नो, सब डिस्टेंस की बात कर रहा है, नो, इंडिपेंडेंट। सीधे कह सकते हो कभी भी आपको फोर्स निकालना हो तो एनर्जी स्टोर्ड अपॉन सेपरेशन से भी बोल सकते हो, U/D। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके नीट के अंदर। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कनेक्टेड टू सेल ऑफ EMF V एंड द डिसकनेक्टेड, जैसे बोला डिसकनेक्टेड, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। और डायरेक्टेड स्लैब, डायरेक्टेड कांस्टेंट, ठीक है, ओके। नाउ इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ये भी ध्यान रखना है, गलत छांटना है आपको, गलत। सबसे पहले देखें, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी के बाद चार्ज ऑन द नॉट, तो आंसर तो यहीं पे गलत है, इसका मतलब आंसर तो ये हो गया क्योंकि आपके ABCD नहीं है। फिर भी इसको भी चेक करें, हमको मालूम है डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो कैपेसिटी बढ़ेगी, बिकॉज C = K × C0, लेकिन Q = CV के हिसाब से, और एक एनर्जी के हिसाब से Q²/2C। अब देख सकते हो कैपेसिटी K टाइम्स हो रही है, K टाइम्स बढ़ रही है, तो ये भी K टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ये सही है स्टेटमेंट, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी कर दो तो ये भी आपको दिख रहा है कि पहले एनर्जी थी 1/2 CV², अब एनर्जी हो गई 1/2 CV², 1/K, डिफरेंस करोगे तो 1/2 CV² फाइनल माइनस इनिशियल 1/K -1 आ जाएगा। चेंज स्टोर्ड एनर्जी ये भी, लेकिन हमको छांटना गलत। फिर भी अपन इस क्वेश्चन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स 1/K टाइम्स, अगेन Q = CV पे आ जाओ, V = Q/C, Q तो कांस्टेंट है, ये एरो कांस्टेंट, ये बड़ा, कितना बड़ा, K टाइम्स, तो ये घटेगा क्या, K टाइम्स, यानी कि PD बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स 1/K टाइम्स। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन मुझे छांटना क्या है, गलत। गलत छांटने का मतलब आंसर हुआ ये। अगर ये क्वेश्चन हमारा ABCD में होता तो आपने देखा अपने आप में ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया।
अभी ये 1 2 3 4 में था, तो आपका जरा खटाक से जवाब हुआ कि चार्ज तो भाई कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये जवाब क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस समय हमारा 3 आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। अब इसी में फोर्स की बात कर सकते हो, फोर्स U अपॉन डी, आपको डी तो चेंज ही नहीं किया, तो डी तो कांस्टेंट है। स्टोर्ड एनर्जी क्या हुई, K टाइम्स बढ़ी, स्टोर्ड एनर्जी K टाइम्स बढ़ी, तो फोर्स भी K टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक पर यहाँ पे फोर्स डिपेंड कर रहा है। जैसे आपने यहाँ पे देखा स्टोर्ड एनर्जी K टाइम्स हुई, तो फोर्स भी K टाइम्स बढ़ गया। नेक्स्ट, तो हिंदी इसका कैपेसिटी, कभी इन डेटा को बाद में यूज, मन में बोला है दे क्या रखा है, वोल्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है बस किस फॉर्म में दिखा है, CV, तो 1/2 CV स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए बस। ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी हीट फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी रेजिस्टेंस 2 ओम पर, 1/2 CV, आराम से C को रख देंगे, V को रख देंगे, और हमारा ये जवाब हो गया, ये 4 माइनस ये +4 कैंसिल, 4/2 यानी कि 2 जूल। कैसे, छोटे छोटे क्वेश्चन। अ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज शोन इन द डायग्राम, जैसे ही बोला डायग्राम में आ गया, डायग्राम पर आगे बढ़ूंगा ही नहीं, हंसते हुए आराम से डायग्राम पर आ गया, ये डायग्राम, ठीक है साहब। टर्न टू पोजीशन 2, अब आप देख सकते हो जब ये 1 पर था तो ये पूरा चार्ज हो गया, इसका मतलब इसको अगर मैं बोल दूं यहाँ पर ये C1 है और ये C2 है, तो ये तो अभी अनचार्ज है शुरू में, और ये चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद कंडीशन हमारी ये है कि ये चार्ज है, इसका मतलब इसका वोल्टेज क्या हो गया, V हो गया, इसका वोल्टेज क्या है, 0। हमारा सीधा पूछा होगा एनर्जी लॉस से कुछ पूछा होगा, परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एंड डिसिपेटेड, अभी मैंने बनाया था फॉर्मूला, फिर भी आपको याद दिला दूं, अगर ऐसे याद नहीं है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये था एनर्जी लॉस। इसमें अगर नीचे इनिशियल एनर्जी डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन लॉस, और बाद में इसको परसेंटेज कन्वर्ट कर देंगे। डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो इनिशियल 1/2 C1 V1 स्क्वायर, शुरू में V2 क्या था, 0, ये पार्ट खत्म, C1 से C1, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया आपका, सॉरी पूरा स्क्वायर, तो ये आपका V2 हट गया, तो ये मेरा बन गया C2 अपॉन, और ये V1 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2, जो मैंने शुरू में बताया था। व्हाट इज C2, 8, 2 + 8 10, फ्रैक्शन है 0.8, तो परसेंटेज कितना, इंटू 100, यानी कि 80%। मैक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार आपके 2024 में इंतजार कर रहा है, उम्मीद है पूरी। केवल आपको सीधे बोलना है C2 यानी जो अनचार्ज था अपॉन C1 प्लस C2, ये फ्रैक्शनल, और जब इसको इनटू कर देंगे 100 तो ये हो जाएगा परसेंटेज। ये ध्यान रखना, मेरे से गलती हुई थी लिखने में, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर, ध्यान रखना, आपकी मेमोरी अच्छी, नो डाउट। कैपेसिटर, ओके, इतना चार्ज कनेक्ट एक्सो बैटरी, गैप बिटवीन द प्लेट्स फील्ड द डाइलेक्ट्रिक, कोई मान लो कांस्टेंट K, चार्ज इतना बैटरी से और जा रहा है, यानी अब चार्ज, इनिशियल चार्ज था इसका ये, फाइनल कितना हो गया, 60 + 120 यानी कि 180 माइक्रोकूलम। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज सेंट। अब आप देखो बैटरी अभी कनेक्ट है, इसका मतलब V कांस्टेंट है, तो Q = CV से मेरा V कांस्टेंट, इसका C इज प्रोपोर्शनल टू Q, बैटरी कनेक्टेड इसलिए, तभी तो चार्ज गया। इसका मतलब जो भी यहाँ पे C'/C है वो Q'/Q है, लेकिन C'/C क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, Q' कितना है, 180, जो कि इतना इजी क्वेश्चन है, अपॉन 60, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 3, अपन हो गए फ्री। केवल ये देखना था कि बैटरी कनेक्टेड, इसलिए V वोल्टेज कांस्टेंट, जैसे ही वोल्टेज कांस्टेंट Q इज प्रोपोर्शनल टू C या C इज प्रोपोर्शनल टू Q, Q मुझको मालूम पड़ गया, पहले था 60, अब कितना हो गया 180, इसका मतलब जो रेशियो Q'/Q होगा वही C'/C होगा, लेकिन आपको मालूम ये क्या होता है K, इसका मतलब जो Q'/Q वो आपको दे देगा डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू 3।
मेक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम शोज टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब जब उसके जस्ट जो प्लेट के बीच में मीडियम है वो आयनाइज हो जाए और फिर वहां पे हो जाएगा कि वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा, इसलिए ब्रेकडाउन बोल देते हैं इसको। यानी कि जस्ट उसको ब्रेकडाउन के हिसाब से मैक्सिमम चार्ज हम दे सकते हैं C इंटू वी मैक्स। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होता है मैक्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब आप देख लो ये आपका थॉट यहां पर क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सोर्स सच दैट, अगर एक कैपेसिटर होता तो हम आराम से बोल देते। ये बोल रहा है कि नो कैपेसिटर अंडरगोस ब्रेकडाउन। आया डायग्राम पर दो कैपेसिटर हैं, एक का 1 किलो वोल्ट एक का 2 किलो वोल्ट, लेकिन दोनों सीरीज में हैं और सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम। इसका मतलब हायर वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा और आपने ये दे दी तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका हमको देखना होगा यहाँ पे 3, इसका क्यू मैक्स कितना पॉसिबल हुआ 3C kV लिख देता हूँ फर्स्ट का क्यू मैक्स, और दूसरे का क्यू मैक्स इसको 1 मान रहा हूँ इसको 2 मान रहा हूँ 4C kV, मतलब यूनिट चार्ज में आ गई है। आपको मालूम है अगर ये मैंने दे दिया तो ये तो नहीं होगा, अगर मैंने 4C kV दे दिया तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। इसका एक भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इतना अलाउ कर सकते हो तो आप सीरीज में मैक्सिमम चार्ज दे सकते हो 3C kV। अब ये चार्ज हो गया, क्या बोला वोल्टेज कितना, आराम से कर लीजिए। कैपेसिटी कितनी हो गई, आपको मालूम है कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज डिपेंड नहीं करती, इसलिए कैपेसिटी इन दोनों की क्या हो गई 3C और 2C की। तो मैं आराम से कह सकता हूँ इफेक्टिव कैपेसिटी हो गई मेरी 3C और 2C सीरीज में है, 3 दूनी 6 6C अपॉन 5। समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे बोलूँगा 3C इंटू 2C अपॉन 3C प्लस 2C। ये टाइम लग रहा है, एक C बाद में काटूंगा, 3 दूनी 6 3 और 2 5 करूँगा कुल मिला के। इसका मतलब मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज जो आ सकता है वो क्या हुआ Q मैक्स अपॉन C इफेक्टिव कैपेसिटी दैट इज 3C kV अपॉन 6C बाई 5। C से C गया 3 दूनी के हिसाब से, ये ऊपर गया 5/2 और ये हो गया V मैक्स इज इक्वल टू 2.5 किलो वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल इस थॉट का कि दो हमारे पास कैपेसिटर हैं जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज के हिसाब से चार्ज कम होगा, जिसके ब्रेकडाउन वोल्टेज का चार्ज कम होगा उतना ही हम मैक्सिमम सीरीज में जो कैपेसिटर उनको दे सकते हैं और फिर आराम से दिखा सकते हैं कि कुल ब्रेकडाउन वोल्टेज का मैक्सिमम इसको वोल्टेज क्या दें ताकि इनमें से एक भी इसमें ब्रेकडाउन ना हो, एक भी इसमें खत्म ना हो, डैमेज ना हो। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर आर गिवन ए चार्ज Q, दे आर अलाउड टू डिस्चार्ज रेजिस्टेंस। अभी मैंने जो कहा था वही आ गया, देख लीजिए R1 R2 R3। खटाक से मुस्कुराइए, अब कितना आसान लग रहा है। मैंने बोला यहाँ पे Q/2, इसको Q0 बोलता हूँ मैक्सिमम को,/2 का ना आधा, यानी कि हाफ लाइफ के हिसाब से 1 2 3। देख रहा हूँ मेरी हाफ लाइफ की वैल्यू, जो फॉर्मूला था RC/ln2, C कांस्टेंट ln2 कांस्टेंट, इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। किसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ यहाँ पे किसकी R3 की है, जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा उसका R ज़्यादा, तो ये तो आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू का। क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। मिनिमम का मतलब R1 और मैक्सिमम क्या होता R2 मिनिमम। मेक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अगर हम टाइम कांस्टेंट से करते तो भी आपको मालूम है RC होता है टाइम कांस्टेंट। बात वही है, RC लगाते तो नो डाउट उसको 0.37 करते तो भी बात ऐसी आती। यहाँ करते थे 0.5 था, ये 0.37 Q0, तो भी आप देख सकते हो। सबसे पास वाला कौन होगा R1, सबसे दूर कौन होगा R3, तो भी जवाब वही है। किससे जो चाहो उससे कर लो। अगर आपको ये नहीं आ रहा, एक तरीका और बता सकता हूँ, एक तरीका और लो, एकदम दिखा एक तरीका। अगर मैं यहाँ पे t=0 पे स्लोप लूँ तो इस समय दिख रहा है स्लोप सबसे ज़्यादा मेरे को R1 का दिखेगा, R2 का और कम, R3 का और कम, जैसे आप एडियाबेटिक में करते हैं ना ऐसे। तो R1 का स्लोप, अब जरा जो स्लोप t=0 पे क्या होगा, स्लोप होता है इस समय dy/dx, तो dq/dt, वो तो करंट हो गई। और t=0 पर वो करंट क्या हो गई I0 हो गई।
इसका मतलब I0 क्या होता है इस समय V/R, और V क्या होता है Q/C, तो Q/RC इज इक्वल टू I0। Q0 क्या है कांस्टेंट, इक्वल टू 0 पर RC। अब आप देख सकते हो इस समय मेरे लिए जो स्लोप आया है वो स्लोप, बाकी सब कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/R या R इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्लोप, किस पर, T इक्वल टू 0 पर। T इक्वल टू 0 पे जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका R वैल्यू सबसे कम होगा। और मैं देख रहा हूं डायग्राम में इस समय फर्स्ट जो R1 है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। और अगर चेक भी करना चाहो तो बाकी का अपन देख सकते हैं, R2 का स्लोप ये होगा और R3 का स्लोप ये होगा। ये स्लोप R1 के हिसाब से या R2 के हिसाब से, R3 के हिसाब से। नो डाउट स्लोप ऑफ S1 न्यूमेरिकल बोल रहा हूं ऐसे है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उस ग्राफ का रेजिस्टेंस कम होगा। एक अच्छा क्वेश्चन कुल मिला के कैसे भी करिए, लेकिन अब आपके लिए अप्रोच के हिसाब से आउट ऑफ अप्रोच नहीं होना चाहिए, हिंदी है तो। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर ड्यूरिंग स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट इसका मतलब जहाँ पे कैपेसिटर है वो पूरा चार्ज हो चुका है और उसमें अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये पूरा चार्ज हो चुका है। अब ये ओपन पार्ट की तरह बिहेव करेगा, कलर चेंज कर ले एक मिनट, ओपन पार्ट की तरह, इसका मतलब करंट पूरी अब यूँ फ्लो करेगी। कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले सर्किट पे आ जाइए, कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, मुझसे पूछा है 2 माइक्रोफैरेड पे कितना होगा। चलिए इस पे आपसे पूछा चार्ज कितना होगा, करंट कितनी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया 5 और 1 6, 18/6, 3 एम्पियर की करंट आ गई। 3 एम्पियर की करंट यहाँ पे 3 × 5 15 वोल्ट हो गया। बस चलते जाना, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट के हिसाब से मुझे मालूम है इस समय यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर V1 है तो यहाँ V2 है, लेकिन दोनों का लिए चार्ज क्या है, सेम है। तो मैं चाहूँ तो कैपेसिटी से निकाल सकता हूँ चार्ज। कैपेसिटी कितनी हो गई दोनों की सीरीज, 3 दूनी 6/5, 6/5, और 6/5 ये कैपेसिटी है इफेक्टिव। इसको वोल्टेज कितना मिला है 15, तो Q सीरीज का चार्ज क्या हो जाएगा इसका, C इफेक्टिव, बस पेन चलता जाएगा, इंटू V, C इफेक्टिव 6/5, वोल्टेज कितना 15, 5 या 15, 6 या 18, इसका 18 माइक्रोकूलम चार्ज सीरीज में। तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, सीरीज में चार्ज तो सेम होगा, इस पे भी वही होगा। अगर 2 पे पूछे तो भी ये जवाब, 3 पे पूछे तो भी जवाब। ये 3 पे होता या 2 पे होता या सीरीज वाले के हिसाब से होता, चार्ज ये होता। हाँ, अगर वोल्टेज बोले चेक भी कर लो, इन दोनों का वोल्टेज V3 पर और V2 पर ये जुड़ के 15 होना चाहिए, चेक कर लें, क्रॉस चेक। 18/3 कितना हो गया 6, और 18/2 कितना हो गया 9, और 9 6 कितना होता है 15। इसका मतलब आपका जवाब सही है। तो आपके वो 2 माइक्रोफैरेड हो या 3 माइक्रोफैरेड हो सीरीज में, इसलिए दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। आ रहा समझ में कैसे अपन सर्किट को आराम से डायग्राम पे सॉल्व कर रहे हैं। आगे चले जरा, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट। कुछ भी डायग्राम हो जाए हमेशा हंसता चेहरा रखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी और चार्ज ऑन, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी करें। जब भी ऐसा हो हमेशा जरा देखिए क्या तरीका सिंपल होगा, ये प्लस है ये माइनस है, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया। अब चलो जरा, यहाँ चल रहा है A है ये, इसको मैंने X मान लिया, ये X तो ये X, इसको मैंने Y मान लिया, ये Y तो ये Y, इसको B इसको B। तो मुझे ज़रा A और B के बीच की कैपेसिटी ज़रा फटाफट निकालें। ये देखें 10 माइक्रोफैरेड X और Y के बीच में है, 5 वाला भी X और Y के बीच में है, और 9 वाला भी X और Y के बीच में है। यानी तीनों कैपेसिटर के एक एक जंक्शन पॉइंट के हिसाब से X है और दूसरा Y है, यानी तीनों क्या हो गए पैरेलल में। सीधे जोड़ो पैरेलल में, C1 + C2 + C3, 10 और 9 19 और 5 24, 24 माइक्रोफैरेड। 24, ओहो क्या अटक गया, 24 माइक्रोफैरेड ये आ गया। अब कुल कैपेसिटी ये 12, ये 24 और ये 8, ये तीनों सीरीज में, 12 सीरीज में है, 24 सीरीज में है, 8। ये दोनों का आसान हो जाएगा जरा, 12 × 24
अपॉन 12 प्लस 24 36, 12 3 36, 3 8 24, 8 और 8 फिर सीरीज में हो गए, 8 8 का 4। इसका मतलब कुल मिला के इफेक्टिव कैपेसिटी आ गई मेरी कितनी, 4 माइक्रोफैरड। तो पहली बात तो 4 ये फेल, ये फेल। अब देखते हैं चार्ज किससे पूछा, 5 पर। खटाक से बोलिए, अगर मेरे पास इफेक्टिव कैपेसिटी यहाँ पे चार्ज के हिसाब से निकालें कि चार्ज क्या होगा, 4 × 60, चार्ज कितना चला 60, Q = CV, ये फॉर्मूला घूमता रहेगा। सी इफेक्टिव कितना है 4, वोल्टेज कितना है 60, यानी कि 240 माइक्रोकूलम चार्ज लाइन को मिला, यहाँ मिला 12, तो अपन बोलेंगे चार्ज अपॉन सी 24/12 कितना हो गया, 20 वोल्ट यहाँ आ गया। न्यूमेरिकल देखना केवल, यहाँ वापस आओ मेन लाइन पे, 240/8 कितना हो गया, 30 वोल्ट यहाँ आ गया, यहाँ 20, यहाँ 30, ये कितना है 60। तो ये जो तीनों पैरेलल में है इनके पास क्या होगा 10, क्योंकि आपको मालूम है पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। तो जो वोल्टेज यहाँ पे 10 इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो पैरेलल में उस पर है वो 10 पे भी होगा, वो 5 पर भी होगा, 9 पर भी होगा। अब अगर मुझसे जिसका चार्ज पूछे, अगर मुझे 5 का पूछा उसको Q5 लिख देता हूँ, अगर 10 का पूछा है तो Q10 लिख देता हूँ, और 9 का पूछा है तो Q9 लिख देता हूँ। लेकिन ये तीनों पैरेलल में इसलिए चार्ज अलग अलग होंगे, तो 10 × 10 100 हो गया 10 के लिए, 5 × 10 50 हो गया आपका 5 के हिसाब से, और 9 × 10 90 हो गया। जोड़ के भी देख लो, तीनों जोड़ के होने चाहिए 240 माइक्रोकूलम, क्योंकि मेन लाइन से चार्ज कितना आया 240 माइक्रोकूलम। पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन एक ही सॉल्व करना था, लेकिन हमको प्रैक्टिस करने के लिए हम कर रहे हैं। हमसे पूछा था 5 माइक्रोफैरेड पे, तो 5 का मतलब जवाब हो गया हमारा 50 माइक्रोकूलम। आया समझ में? वापस से पहले जंक्शन के हिसाब से इसको x माना, ये x यहाँ से x चला गया, ये y माना, ये y से y चला गया। अब देख सकते हो x और y के बीच में ये है, x और y के बीच में ये भी है, x y के बीच में ये भी। इसका मतलब तीनों क्या हो गए पैरेलल में। हल्का सा रिकैप कर रहा हूँ, तीनों पैरेलल में, तीनों को जोड़ दिया, इनका आ गया 24 माइक्रोफैरेड। अब ये 12, ये 24 और ये तीनों हो गए सीरीज में। सीरीज में इनको ऐसे लिख दिया, 12 24 सीरीज में है, इनको सॉल्व कर लिया, C1 C2 C1 C2, इससे आ गया 8 और 8 क्या हो गया सीरीज में, 8 सीरीज का मतलब आधा 4 हो गया। पूरे कैपेसिटी क्या आ गई 4 माइक्रोफैरेड। ये आपका पहला जवाब हो गया। अब 4 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना है 60, तो Q = CV, 60 × 4, चार्ज चला कितना 240, ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है 240, बस Q = CV घूमता रहेगा, Q/C, 240/12 20, 240/8 30, ये 20, ये 30, ये 60, दोनों जोड़ो 50, 61 = 50, ये हो गया 10, और 10 मतलब तीनों यहाँ पर पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। तो जो 10 यहाँ पे तीनों के इफेक्टिव पैरेलल पर है वही उनके इंडिविजुअल पर भी होगा जो आपस में पैरेलल में। तो 10 यहाँ पर, 10 × 10 इस पे हो गया 100 माइक्रोकूलम, 10 × 5 50 माइक्रोकूलम, 10 × 9 90 माइक्रोकूलम, जोड़ोगे वापस 240 माइक्रोकूलम। डायग्राम देखते समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं। पिक्चर देखी भी लग रही होगी। ये जितनी भी प्लेट्स होती हैं इनको रखते हैं पैरेलल, नाम पड़ जाता है प्लेट कनेक्शन मेथड, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव साइड को जोड़ देते हैं। हल्का सा रिकॉल कर रहा हूँ। फिर पूछते हैं कितने बनेंगे कैपेसिटर, वो कैसे लगे होंगे। ए और बी अगर बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हैं तो उनके बीच में इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगी। और आगे चलें, जो प्लेट है उस पर हर पर अगर यहाँ पोटेंशियल के हिसाब से बैटरी का पॉजिटिव +V माने, इसको 0 माने, फिर पूछें हर प्लेट पर पोटेंशियल क्या होगा, हर प्लेट पर चार्ज क्या होगा। तो बहुत तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी जो पूछा पहले इसको देख लें। जब बनते हैं आइडेंटिकल बनते हैं, एक 1 2 में, एक 2 3 में, 3 4 में। अब जरा इसको देख लें कि हमारा एक 2 3 बन रहा है, वो दिखा दें पहले। 2 कनेक्टेड A से पॉजिटिव और 3 कनेक्टेड B से नेगेटिव। अब A से वापस 2 कनेक्टेड है, उसके साथ 1 का कनेक्शन 4 से, ओहो, और 4 के साथ 3। अच्छा, ये भी बन गया। तो जो आपने सोचा था कि 3 बने हैं तो उसमें कैसे लगे हैं, एक तो यहाँ पे हो गया C, कलर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे ये भी C, ये भी C, ये दोनों सीरीज में C/2, जो इसके पैरेलल में। तो नो डाउट सिस्टम की कैपेसिटी A और B के बीच में क्या हो गई, C + C/2 = 3/2C।
और हमको मालूम है जब भी आइडेंटिकल बनता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी एयर कैपेसिटर के हिसाब से, तो नो डाउट मल्टीपल 3/2 होगा, ये मुझे मालूम है, दिख गया। अब क्या क्या पूछ सकते हैं मैं इसे हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम बैटरी के इसको प्लस V मान लें, इसको 0V मान लें, और उसके बाद हम इसमें प्लेट को चार्ज बोलते हैं, इस पर प्लस हो जाएगा, ये 2 वाली यहाँ पे भी आ रही, इस पर प्लस हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस होगा। वोल्टेज के हिसाब से ये पूरा वोल्टेज इसको V मिल गया, V माइनस 0, यहाँ 2 बराबर है, आधा डिवाइड हो गया, यहाँ V/2, यहाँ V/2। अब अगर चार्ज पूछा जाए, सपोज ऐसे क्वेश्चन करते हैं, प्लेट नंबर 2, इस पे चार्ज क्या होगा। मैं देख रहा हूँ प्लेट नंबर 2 यहाँ भी यूज़ हो रही है, प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रही है, प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसका चार्ज क्या होगा, इक्वल टू CV, C इंटू V, इसका C इंटू V/2, CV प्लस C V/2 यानी कि 3/2 CV, CV प्लस CV/2 दैट इज 3/2 CV। और चार्ज कैसा, पॉजिटिव। इसका रिवर्स देखो, ये 3 नंबर की प्लेट, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, यहाँ पे वोल्टेज का है, इसका चार्ज CV प्लस की माइनस, माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस, तो जो है 2 का जितना पॉजिटिव उतना 3 का उतना नेगेटिव, सीधे बोल सकते हो -3/2 CV। और जब चाहो C को लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। वो तब जब अपन इसके यहाँ पे एक वोल्टेज के हिसाब से एज्यूम किया है +V और 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी वैरायटी हो सकती है बहुत सारी, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही सफिशिएंट है। अगर मैं आपसे पूछता कि प्लेट नंबर 1 पे चार्ज क्या होगा, तो आपने डायग्राम पे आ गए। प्लेट नंबर 1 तो एक बार यूज़ हो रही है, और किसके लिए, इस वाले के लिए। साइन क्या आ रहा है चार्ज का, माइनस, वोल्टेज कितना है V/2, Q इज इक्वल टू CV, C इंटू V/2, तो मेरा जवाब हो गया प्लेट नंबर 1 पे चार्ज -CV/2, और C को बाद में आराम से लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़े, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड शोन इन फिगर, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। ओके, C1 पे चार्ज पूछा है। आगे सर्किट में जैसे अर्थिंग दिखी, खटाक से मैंने शुरू में कहा था 0 वोल्ट, ये 0, इसको 6, ये 6, ये 6, ये 0, ये 0, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, कितना सिंपल चल रहा है। इस पे जंक्शन में मान लिया कोई x वोल्ट, राइट। अब इस जंक्शन पे देख रहा हूँ इधर से दोनों जगह बैटरी है, इधर से भी चार्ज आया, इधर से भी चार्ज आया, मिलके गया इधर। तो अगर एट जंक्शन A मैं सर्किट एनालिसिस करता हूँ, बाद में अपने आप निकालूंगा क्या निकालना है। पूछा यहाँ पे चार्ज ऑन C1, इस पे चार्ज पूछा है, हम हर पे निकाल लेंगे। पहले इसको देखते हैं C1 के हिसाब से इस जंक्शन का पोटेंशियल x कितना है। जंक्शन A पर मैं लगा रहा हूँ KCL, किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ के हिसाब से यहाँ पे ये चार्ज आया, ये चार्ज आया, मन में Q इज इक्वल टू CV, V मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का PD, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आराम से इसको बोल रहा हूँ 6 - x हाई माइनस लो इनटू C कितना 2, प्लस इधर भी 6 - x इंटू कितना 2, और इधर जोड़ने के बाद x - 0 इंटू 4, ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 4 टाइम्स 6 - x 4x, ये आपका हो गया 24, उधर जाके हो गया 8x, x इज इक्वल टू 3 वोल्ट 24/8। जैसे ही आ गया 3 वोल्ट, यहाँ पे आ गया 3 वोल्ट, चेक कर ले, तो मेरे पास अब हर का चार्ज आ जाएगा। इस जगह 2 माइक्रोफैरड जिसको C1 बोला है, Q इज इक्वल टू CV, बस इस फॉर्मूला मन में सोचो, C कितना है 2, अगर ये माइक्रो, चार्ज भी माइक्रो में आएगा, 6 - 3, 3 2 6 माइक्रो कूलम, ये तो हो गया 6 माइक्रो कूलम। हर पे निकाल सकते हो, 3 - 0 3 इंटू 4 12 माइक्रो कूलम। यहाँ भी सेम वही, कितना 6 माइक्रो कूलम। सीधा क्वेश्चन। A galvanometer G of 2 ohm connected in given circuit, आ गए, the ratio of charge stored in C1 C2। अब जैसे यहाँ पे दिखा कि R भी है C भी है, तो हमको मालूम है जो रगे कैपेसिटर C1 और C2 जब आ जाएगी कंडीशन फुल चार्ज हो जाएंगे,
तो यहाँ पे कोई करंट नहीं, यहाँ कोई करंट नहीं, क्योंकि फुल चार्ज कंडीशन में ये काम करते ओपन पार्ट की तरह। ओपन पार्ट, इसका करंट फ्लो यूँ करेगी 4 ओम से, एलिमेंटल कॉइल से, 6 से, और ऐसे आ जाएगी। अब देख सकते हो रेजिस्टेंस कितना हुआ, एलिमेंट 2 है, 4 + 2 6 + 6 12। इसका करंट की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो वोल्टेज 6, रेजिस्टेंस हुआ 12, यानी कि 1/2 या कह दो 0.5 एम्पियर। अब आपसे पूछा C1 C2 पर रेशो क्या होगा। चलो अपन तो देख लेते क्या है। जरा सबसे पहले देखा मेरे पास यहाँ पर ये करंट जो जारी है, करंट कितनी 0.5, तो 0.5 के हिसाब से मेरा 0.5 × 4 2 वोल्ट का यहाँ पर। जरा देखें ये मेरे पास बैटरी के 2 टर्मिनल के हिसाब से यहाँ पे 6 है, तो अगर इसको बोलूँ 6, इसको बोलूँ 0, तो ये 6 और ये 0। इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज 6, इसका भी टोटल। यहाँ पे अगर 2 हो गया तो 2 6 - 2 क्या रहेगा, रिमेनिंग 4 वोल्ट यहाँ पे आ गया। चेक कर ले जरा इसको भी, ये 6 डिफरेंस दिख रहा है, 6 - 0, तो ये C1 और 6 ओम, इसका भी वोल्टेज कितना है 6 है, लेकिन ये करंट फ्लो हो रही कितनी 0.5 एम्पेयर की। जब इससे फ्लो होगी 0.5 एम्पेयर की, 6 × 0.5 यानी कि 3 वोल्ट। 6 में से 3 गए, यहाँ क्या रह गया 3 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं अलग अलग चार्ज वैल्यू पूछूं तो C1 पे चार्ज, इसको अगर बोल दो Q1, तो डेट इज 4 × 12 माइक्रोकूलम। और अगर C2 पे बोलूँ, C2 पे चार्ज डेट इज Q2, 2 के साथ 2, तो यहाँ पे 6 × 4 24 माइक्रोकूलम। अलग अलग निकाल भी दिया, अगर रेशो करें तो दिख रहा है 1/2। रेशो तो आ गया 1/2, इंडिविजुअल वैल्यू 12 माइक्रोकूलम 24 माइक्रोकूलम। आपस समझ लेना, कैपेसिटर जब पूरे चार्ज हो गए, ओपन पार्ट, हल्का सा रिकैप कर रहा हूँ। करंट फ्लो इस तरह से 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 + 2 6 + 6 12। करंट कितनी 6/12 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 × 4 2 वोल्ट ड्रॉप। पूरा कितना था 6 में से 2 गया, यहाँ क्या रह गया 4, खत्म। 6 × 4 24। इधर आ जाओ, इधर आपका करंट फ्लो हो रहा है कितना 0.5 × 6 के हिसाब से कितना वोल्ट हो गया 3 वोल्ट। 6 में से 3 गया, कितना रह गया 3 वोल्ट। 4 × 12 12 माइक्रोकूलम 24 माइक्रोकूलम। रेशो चाहो निकाल लो, अलग अलग वैल्यू आपकी आ चुकी है। अच्छा क्वेश्चन, मेक इट इंपॉर्टेंट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कर सकते हो। फिर आगे कैपेसिटर रेजिस्टेंस, फिर आगे वही बात, यही समझ गए। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब ये ओपन पार्ट हो जाएगा। ये ब्रांच ओपन हो गई यानी कि R2 में करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब करंट फ्लो रही होगी इस तरह, 10 वोल्ट जो सप्लाई है उसके हिसाब से करंट 6 ओम और 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो गया 10, 10/10, करंट हो गई कितनी 1। इतना क्या समझ में। अब ये करंट फ्लो हो रही इस तरह से, जैसे बोला ये करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही, 1 × 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो गया। 10 में से 4 गया तो बाकी क्या मैंने गया 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट पूरा यहाँ मिल गया। अब आपको मालूम है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 6 वोल्ट पूरा इसको मिल गया। तो Q = CV 10 × 6। अगर वो माइक्रोफैरेड तो चार्ज भी क्या माइक्रो के अंदर 60 माइक्रोकूलम। वापस देखना, जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, ये पार्ट ओपन हो जाएगा यानी जंक्शन से फ्री हो गया एक तरह से, तो ये 10 के हिसाब से करंट के लिए रेजिस्टेंस कितना हुआ 6 वोल्ट 10 ओम। 10/10 करंट कितनी हो गई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के साथ सीधे बोलो IR का ड्रॉप है कितना हो गया 1 × 4 4 वोल्ट। 10 में से 4 गया, रिमेनिंग क्या रह गया बोलो 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट यहाँ पर आ गया। 6 वोल्ट के हिसाब से कैपेसिटर चार्ज हुआ। कैपेसिटी कितनी 10, वोल्टेज कितना मिला 6, तो चार्ज क्या होगा Q = CV 10 × 6 60 माइक्रोकूलम। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या लग रही जगह। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ओके, वैल्यू बाद में रखेंगे। फुली 100 वोल्ट हो गया साहब, एज शोन इन फिगर ए। ये चार्ज हो गया, बाद में रखेंगे वैल्यू। इसकी एनर्जी हो गई 1/2 CV, चार्ज हो गया इसका Q = CV। ठीक है, CB और VB है। डिसकनेक्ट फ्रॉम द बैटरी, इसका मतलब चार्ज रहेगा कांस्टेंट। कनेक्ट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटेंस ऑफ, ओहो सीधे आपको आ गया ये तो जवाब कि अब इस केस में दोनों आइडेंटिकल हैं तो मेरा VC = खटाक से बोलो क्या हो जाएगा, नो डाउट वही जो C1 V1 करोगे तो 2CV/2C यानी कि हाँ सही है। तो हमारे पास इसका कॉमन वोल्टेज कितना आ गया, क्योंकि एक तो आपका इसमें 0 है ना, एक तो अनचार्ज है, तो आपका CV/C + C यानी कि V/2। कॉमन वोल्टेज हर पे आ गया V/2।
तो यहाँ भी एनर्जी के हिसाब से ये 1/2 C इंटू VC रख देंगे बाद में, इंटू 2 कर दीजिए, तो ये मेरा हो गया C VC स्क्वायर। बी के लिए पूछा है सिस्टम एनर्जी कितनी होगी, तो C इंटू VC का मतलब V/2 का स्क्वायर, यानी CV स्क्वायर बाई 4। अब रख दो C की वैल्यू 900, पिको है 10 की पावर -12 और 2 प्लस का तो 10, B स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 4, 10 का मतलब 100 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9/4 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये हो गया 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। अरे मल्टीपल देखना केवल 2.25, बाकी सब तो अलग ही लगे। वापस समझ लें, सीधा क्वेश्चन है, केवल अपने को वैल्यू की भी कितने सिंपल दे रखी, सब वैल्यू बाद में रखनी चाहिए। इसको चार्ज कर दिया, बाद में इसके साथ ये अनचार्ज को लगा दिया, तो हमको मालूम है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कॉमन वोल्टेज आएगा। बस हल्की सी गलती हो गई थी यहाँ पे, 2CV नहीं CV, क्योंकि ये तो अनचार्ज है, तो CV + 0 अपॉन C1 + C2, तो C + C 2C V/2। V/2 के हिसाब से दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम आइडेंटिकल है, तो 1/2 C VC स्क्वायर इंटू 2 C VC स्क्वायर। VC क्या है V/2 CV स्क्वायर बाई 4, V/2 का स्क्वायर करेंगे। अब रख दो C कितना है 900 पिको फैरेड, पिको मतलब -12, 10 के -12 + 2 -10, 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 अपॉन 4, आगे दिख रहा है 9/4 2.25, इधर हिंदी है। 2 कैपेसिटर्स C1 C2 आर चार्ज टू 120 200 वोल्ट, ठीक है। फाउंड दैट बाय कनेक्ट देम टुगेदर पोटेंशियल ईच वन कैन बी एट 0। 0 का मतलब सीधी सी बात है, जैसे कनेक्ट किया C1 V1 C2 V2 प्लस माइनस लिख रहा हूँ मैं अपॉन C1 + C2 इजिकल टू VC बराबर क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब ये चीज़ क्या होनी चाहिए 0, ये तभी होगी जब ऑपोजिट कनेक्शन किया हो। इसका मतलब जवाब हो गया ये C1 V1 इजिकल टू C2 V2। व्हाट इज 120, व्हाट इज V2 200, 5 3 3C1 इजिकल टू 5C2। ध्यान से करना। और है क्या, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन D चार्ज बाय बैटरी, ये मन में बस डेटा बस केवल D है, ये मतलब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस 2 T कीपिंग द बैटरी कनेक्शन इंटैक्ट, इसका मतलब वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट, ध्यान रखना V कांस्टेंट। कैपेसिटर ड्रॉस 25% मोर चार्ज, इसका मतलब जो चार्ज पहले अगर Q था अब वो जाएगा 1.25 Q, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन द शीट इज क्या, ऐसा अपने क्वेश्चन शुरू में कर चुके हैं, फिर भी इसको कर लो आराम से, बोलो इस समय V रहेगा कांस्टेंट, तो Q इजिकल टू CV के हिसाब से V तो कांस्टेंट है, तो हम बोल देंगे Q इज प्रोपोर्शनल टू C, या C इज प्रोपोर्शनल टू के हिसाब से उल्टा कर दो, रेशो बना के C'/C। वॉज इज C', डाइलेक्ट्रिक आपने इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो C' आपका है ε0 A/D - T प्लस T/K, और शुरू में क्या था सिंपल एयर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। Q' कितना है 1.25 Q/Q, इसको हम चाहे तो 5/4 लिख सकते हैं, ईजी हो जाएगा। और ये ऊपर गया D और नीचे रह गया D - T प्लस T/K, ध्यान से। अब हल्का सा इतना सा है कि D हमारे पास 5 mm है, ये भी mm है, ये भी mm है, तो ध्यान से रख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 इंटू D है 5 - 2 यानी कि 3 प्लस T कितना है 2/K, गलती ना हो जाए कुछ भी, और 4 इंटू D कितना है 5, ठीक। ये हो गया मेरा 5 3 प्लस 2/K 20, 5 चौक 20, इधर 2/K 4 में से 3 गया यानी 1, तो 2/K इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। तो इतनी सी बात थी कि ढंग से पढ़ना। वोल्टेज कांस्टेंट Q इज इक्वल टू CV में वोल्टेज कांस्टेंट, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, इसका मतलब
अगर चार्ज हो गया 1.25 टाइम्स तो सी भी उतना हो जाएगा। रेशो ले लिया आपने दोनों का, और आपको मालूम है शुरू में एयर कैपेसिटर, बाद में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, दोनों फॉर्मूला रख दिए, बाद में आराम से डी 5 mm, टी 2 mm रख दिया, सॉल्व किया तो आराम से अपना ये आ गया। तो मेरे हिसाब से लगभग सब तरह की प्रैक्टिस हो गई बच्चों। अब आपका क्वेश्चन जो इस समय कैपेसिटर के हिसाब से तैयार होकर आपके नीट में इंतज़ार कर रहा है 2024 5 मई को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपकी आराम से कोई भी चेक करे कैपेसिटी, आप खड़े उतरेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपसे अब चलते चलते आज का गुरु मंत्र, और आज का गुरु मंत्र ये है बच्चों, सबसे बड़ा सुख क्या है? खुश रहना। और एक बात मैं बिल्कुल खास कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। कोई भी काम करना है, किसी को काम करने का तो आपको खुशी मिले जरूर नहीं, लेकिन आप खुशी खुशी काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। इसलिए आज से सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपका अपने इलेक्टिव लाइन का है, खुद ने सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल आराम से एंजॉय के साथ पूरा उसमें इंटरेस्ट लेके खुश होकर आराम से उससे पढ़ाई करिए, तो पक्का आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी। और जब भी आप खुश हो तो अपनी ताली जरूर बजाएं, और फिर ताली बजाने के बाद अपनी पीठ भी थपथपाएं। वेट ना करें, अपने को अप्रिशिएट करें, अपने को मोटिवेट करें, क्योंकि एक दिन आपको सेलिब्रेट करना है। ओके, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।